Well, in this video, we are going to study about the angular momentum in case of rotation about the fixed axis. So the topic of discussion is angular momentum in case of the rotation about a fixed axis. देखिए आपके पास आपको एंगुलर मोमेंटम समझना है यदि एक बॉडी जो है वो एक फिक्स्ड एक्सिस के किनारे रोटेट कर रही है। तो अभी तक हमने जो डेफिनेशन में पढ़ा है कि हम एंगुलर मोमेंटम के बारे में क्या जानते हैं बाय डेफिनेशन कि यदि एक बॉडी के ऊपर किसी एक रिजिड बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल टॉर्क काम करता है तो एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 1, राइट। यदि हम ऐसा माने कि यदि हम इस एक्सटर्नल टॉर्क को जीरो के बराबर पुट कर दें कि बाहर से कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि आपके पास जो डी एल अपॉन डी टी है वो ज़ीरो हो जाएगा। अब डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी जो कांस्टेंट होती है जिसमें बदलाव नहीं आता है उसका डिफरेंशियल जीरो होता है। डिफरेंशियल का अपने आप में मतलब होता है जो डिफरेंस शो करता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो एल है वो कंजर्व रह जाएगा। ये सब कहानी हमने अभी तक पढ़ रखी है कि यदि एक्सटर्नल टॉर्क किसी रोटेशनल बॉडी के ऊपर जीरो कर दिया जाए तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा और फाइनल एंगुलर मोमेंटम के बराबर होगा। हम अपनी चर्चा को कुछ आगे लेकर चलते हैं। अब हम कहते हैं कि हमने पढ़ना है एंगुलर मोमेंटम को, हमने स्टडी करना है इन ए स्पेशल केस ऑफ रोटेशन अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस। अब हमने एक ऐसी बॉडी को लेना है, एंगुलर मोमेंटम को इस केस में पढ़ना है जब उसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन हो वो फिक्स रहना चाहिए। एक्सिस ऑफ रोटेशन को फिक्स रहने के लिए बहुत ज़रूरी बात है कि उसमें जो टॉर्क है उसका जो पैरेलल कंपोनेंट है अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन उसको तो हम कंसिडर करेंगे, बट टॉर्क का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसको हमें जीरो कंसिडर करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने पढ़ा था अभी पहले कि हमारे पास यदि एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो हम आर और एफ जो है वो उसके एक प्लेन में, मतलब यदि एक्स और वाई प्लेन में आर और एफ लाई करते हैं तो उसका जो टॉर्क है वो जेड एक्सिस में लाई करेगा। तो एक कंडीशन हमने पहले ही इसको यूज़ करना है, ओनली देन द रोटेशन एक्सिस विल रिमेन फिक्स। तो तभी तक जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो फिक्स रह सकती है। और यदि उसका टॉर्क का परपेंडिकुलर कंपोनेंट हम कंसिडर करेंगे तो उससे क्या होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसको हम खूंटा कह सकते हैं वो शिफ्ट हो जाएगा। चलिए हम अपनी चर्चा जारी करते हैं। देखिए अब हमारे पास कंडीशन ये है कि आपकी जो रिजिड बॉडी है वो एक फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन के किनारे रोटेट कर रही है और रिजिड बॉडी में लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, देयर आर एन पार्टिकल्स। तो सारी पार्टिकल्स का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होना चाहिए, एंगुलर मोमेंटम हम ऐसा लिखते हैं एंगुलर मोमेंटम, राइट, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल, ऑफ ए सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स। एक रिजिड बॉडी में लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे तो उसको हम कैसे लिखेंगे, ये आपके पास आ जाएगा कैपिटल एल, वेक्टर क्वांटिटी है और इसमें लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स का जो एंगुलर मोमेंटम है जोड़ के आ जाएगा एक एक पार्टिकल का। ये आर आई, ये उसकी पोजीशन हो जाएगी किसी भी पार्टिकल की और ये हो जाएगा उसका लीनियर मोमेंटम। सो ये वेक्टर क्वांटिटीज़ रहेंगी। इसको हम समझ सकते हैं इस तरीके के, यदि हम एक आपके साथ डायग्राम शेयर करें तो हमारे पास ये डायग्राम रहेगा। ये डायग्राम आप यहाँ समझ सकते हैं। ये देखिए, यदि आपके पास एक सिमेट्रिक रिजिड बॉडी है तो उसका जो हो सकता है कि आपका पॉइंट पार्टिकल यहाँ हो सकता है, 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 कहीं भी हो सकता है। एक सिमेट्रिक रिजिड बॉडी है जो अराउंड एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो रोटेट कर रही है। तो आर आई का मतलब यदि आप इस पार्टिकल को चूज़ करते हो तो आर वन हो जाएगा, इसको चूज़ करते हो तो आर टू हो जाएगा, इसको चूज़ करते हो तो आर थ्री हो जाएगा, इसको चूज़ करते हो तो आर फोर हो जाएगा। ऐसे ही फॉर एग्जांपल आप इस पार्टिकल को चूज़ करते हो तो इसका जो जो लीनियर मोमेंटम होगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगा। तो इस तरीके से हमने चीज़ों को समझना है। हम ऐसा करते हैं कि इस रिजिड बॉडी में जैसे आपने देखा कि इसमें लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, एन पार्टिकल्स हैं। अब इन एन पार्टिकल्स के बीच में से हम कोई एक पार्टिकल, स्पेसिफिक पार्टिकल, पर्टिकुलर पार्टिकल हम चूज़ करते हैं और उसका यदि एंगुलर मोमेंटम हम
कहें तो वो उसको हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो स्मॉल एल क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सम पर्टिकुलर पार्टिकल, राइट, टाइपिकल पार्टिकल। तो ये आ जाएगा आपके पास आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, राइट। अब देखिए, आप उस पार्टिकल का, जो एक पार्टिकल आपने चूज़ किया, फॉर एग्जांपल वो पार्टिकल यहाँ है और आप यहाँ बैठ के इस पार्टिकल को देख रहे हो, राइट। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहेंगे, दिस इज़ आर वेक्टर। और ओ से लेके सी तक का जो डिस्टेंस है, दिस इज़ ओ सी, और इसको हम आर पैरेलल कह देंगे बिकॉज इट इज़ द अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। और जो सी पी है ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, इसको क्यों, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। देखिए, जो ये आर वेक्टर है इसको हम कह सकते हैं कि ओ पी वेक्टर है। हम ऐसा लिखते हैं, यूजिंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यदि हम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का इस्तेमाल करें तो आप यहाँ कर सकते हो कि ये ट्राइंगल आपके पास रहेगी ओ और सी और पी। तो इसमें ये वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी, यहाँ ये हो जाएगी और यहाँ हो जाएगी। तो आप देख रहे हो कि यहाँ जो ओ सी है, ओ से लेके सी तक की वेक्टर सेम ऑर्डर में है, सी से लेके पी तक सेम ऑर्डर में है, एंड दिस वेक्टर ओ पी इज़ को इनिशियल विद फर्स्ट वेक्टर ओ सी। सो ये हो जाएगा रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट को हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ओ पी दैट इज़ आर वेक्टर इज इक्वल टू ओ सी वेक्टर प्लस सी पी वेक्टर हो जाएगा। ओके, सो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं और इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। हम ऐसा लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। 2 और 3 से हम कैसे लिख सकते हैं, इसको उठाओ और वहाँ रख दीजिए। तो ये आपके पास हुआ एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए टाइपिकल पार्टिकल जो आपने कंसिडर किया है। और आप आर वेक्टर की जगह, इस जगह आप क्या रख सकते हैं, अब देखिए ओ सी और सी पी रख सकते हैं। ऐसे लिख दीजिए, दिस इज़ ओ सी वेक्टर प्लस सी पी वेक्टर, और इसके बाहर क्रॉस प्रोडक्ट में रहेगा मोमेंटम। सो मोमेंटम वी नो दैट इट इज़ मास इनटू वेलोसिटी। यहाँ हम लिख सकते हैं कि जो मोमेंटम होता है, मास एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब आप इसको खोल सकते हैं, ब्रैकेट खोल दीजिए, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए टाइपिकल पार्टिकल इज ओ सी वेक्टर क्रॉस मास इनटू वेलोसिटी प्लस सी पी वेक्टर क्रॉस मास इनटू वेलोसिटी, राइट। अच्छा, अब हम इसको ध्यान से देखें, इसको हम थोड़ा आगे समझने की कोशिश करते हैं कि जो ओ सी है ये एक पैरेलल कंपोनेंट है। दिस इज द पैरेलल कंपोनेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर दैट इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और जो सी पी है ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। हमने पहले कहा कि इसको हम आर परपेंडिकुलर कह सकते हैं। सो हम जानते हैं कि जो ये देखिए, आप डायग्राम में आपको साफ दिखेगा कि जो वेलोसिटी वेक्टर है, दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर एंड दिस पार्ट इज ओमेगा। So now omega r and v are perpendicular to one another. So this is it look like this. ये देखिए, ये हो गया आपके पास r परपेंडिकुलर वेक्टर और ये हो गया आपके पास वेलोसिटी वेक्टर। इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है और ये दिस पार्ट इज ओमेगा नाउ, राइट। सो वी कैन राइट नाउ हियर कि जो हमारे पास आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इज इक्वल टू r परपेंडिकुलर एंड ओमेगा। तो हम इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यदि हम यहाँ देखें क्रॉस प्रोडक्ट का, यदि हम कंडीशंस लगाएं और हम ये देखें कि जो आर है, फॉर एग्जांपल इट इज़ अलोंग एक्स एक्सिस, तो मैं इसको कह सकता हूँ कि पोजीशन वेक्टर को हम कैसे ले सकते हैं। आपके पास आ जाएगा दिस इज वेलोसिटी वेक्टर, इट इज़ इक्वल टू दिस इज नाउ बी क्रॉस दिस। हम इसको वो फार्मूला लगा सकते हैं हम कि राइट हैंड थंब रूल लगा के भी हमें समझ सकते हैं दैट ओमेगा पॉइंट्स अलोंग द जेड एक्सिस। सो I can write now L vector is equal to OC vector cross mass into velocity plus
तो सी पी को आप कह सकते हैं आर परपेंडिकुलर इंटू, ये हो जाएगा आपके पास मास, वेलोसिटी की जगह आप ले सकते हैं दिस इज आर परपेंडिकुलर इंटू ओमेगा, एंड दिस विल पॉइंट्स अलोंग जेड एक्सिस. So further you can write now L vector is equal to OC vector cross mass into velocity plus mr perpendicular square into omega time k cap. So this component of angular momentum will points along the z axis. K cap represent that this points along z axis. तो हमें कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी ये कुछ इस तरीके की बन जाएगी. ये देखिए हमारे पास आ जाएगा कि जो L हमारे पास आएगा इसको हम ऐसे ले सकते हैं कि L वेक्टर इज इक्वल टू एल जेड, दिस इज नाउ जेड कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम प्लस ओ सी वेक्टर क्रॉस मास इंटू वेलोसिटी, राइट, मास इंटू वेलोसिटी हो जाएगा. अब यदि हम आगे चलें, यदि हमें एक टाइपिकल पार्टिकल से हमें पूरी यदि रिजिड बॉडी का हमें वो निकालना है, एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस सारे को ऐड कर देना पड़ेगा. तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा एल, इसको कैपिटल एल से हम लिख सकते हैं. तो ये सारे इस एंगुलर मोमेंटम को जोड़ के ऑल टाइपिकल पार्टिकल जो हैं वो हम उनको कंसिडर कर लेंगे और ये सभी पार्टिकल्स का एंगुलर मोमेंटम जुड़ जाएगा. तो हम क्या करेंगे, इसका जो राइट हैंड साइड में भी ऐसे ही समेशन आप लगा सकते हैं, i इज इक्वल टू 1 टू एनी नंबर n एंड दिस इज एल आई जेड वेक्टर प्लस summation of I is equal to 1 to any number n, this is OCI and cross MIVI, ऐसे करके हम इसको लिख सकते हैं, right. So now this part is equal to, now this part is equal to LZ. So I can write now L vector is equal to LZ vector plus this part is now L perpendicular, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा. इसको हम कैसे समझ सकते हैं, देखिए हम डायग्राम सबसे पहले आपके साथ शेयर करते हैं. हमारे पास जो डायग्राम होगा इसको समझने के लिए वो कुछ इस तरीके का होगा. ये देखिए हम इस डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो ओ सी है, फॉर एग्जाम्पल कि हम ओ सी को ले लेते हैं, ओ सी इज़ अलोंग जेड एक्सिस, इफ़ दिस आर इज़ अलोंग जेड एक्सिस. बेसिकली जो एल होता है ना हमारे पास, जो एल होगा, एल क्या होता है, एल जो हमारे पास होता है वो होता है आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर. अब जो वेलोसिटी और जो एंगुलर मोमेंटम होता है, सॉरी, वेलोसिटी और लीनियर मोमेंटम एक ही डायरेक्शन में होते हैं. अब देखिए हम इसको, इस कंपोनेंट को हम चूज़ कर रहे हैं, इस कंपोनेंट को हम चूज़ करें तो इट पॉइंट्स अलोंग जेड एक्सिस. तो मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, इसको मैग्नीट्यूड अलग हो गया और इसको हम के कैप लिख रहे हैं. और मोमेंटम यदि हम डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी में ले लें तो फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव बाई एक्सिस की ओर है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो पी है वो पी आपके पास आ जाएगा जे कैप. तो आपके पास आ जाएगा ये आर पी एंड के क्रॉस जे क्या होगा. अब के क्रॉस जे देखिए ज़रा, आपके पास ये होगा आई जे और के. तो के क्रॉस जे जो होगा, जैसे आई इसमें मिस हो गया तो ये माइनस आई कैप हो जाएगा. सो दिस इज माइनस आई कैप. माइनस आई कैप का मतलब है कि ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम होगा वो इस डायरेक्शन की ओर होगा. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द एंगुलर मोमेंटम. पर जब ये आपके पास वेलोसिटी वेक्टर होगा, यदि आपका जो वेलोसिटी वेक्टर है उसको आप इस साइड से कंसिडर करते हैं, इसका दूसरा पहलू देखते हैं. यदि इस साइड से कंसिडर करते हैं तो वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर को हो जाएगी, राइट. तो वेलोसिटी जो टेंजेंट टू द पॉइंट होगी वो इधर को हो जाएगी. अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास आर होगा वो तो हमेशा, दोबारा फिर से देखिए, जो ये पैरेलल कंपोनेंट है ओ सी वो तो जेड एक्सिस के अलोंग ही होगा. बट जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो आपके पास अब माइनस, ये आ गया डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, अब ये माइनस बाई एक्सिस की ओर है. तो इसको हम लिख सकते हैं कि इस केस में क्या होगा, एल वेक्टर इज इक्वल टू आर, ये फिर के कैप है, इंटू पी, ये है माइनस जे कैप. तो आपके पास आ जाएगा माइनस ऑफ आर पी के इंटू जे इज वंस अगेन माइनस आई हो जाएगा. ओके, सो इट इज इक्वल ओनली आर पी और आई कैप. तो
तो अब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर होगा। तो यहाँ जैसे इट पॉइंट्स एल परपेंडिकुलर कंपोनेंट एक इधर की ओर होगा, तो इस केस में क्या होगा, एल का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो इस केस में इस डायरेक्शन में होगा। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि जब वेलोसिटी वेक्टर जो है इस डायरेक्शन में होगा तो इसका जो कोई परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा, तो इसको कैंसिल करने वाला कंपोनेंट यहाँ से पैदा हो जाएगा। इसका मतलब है कि जब एक बॉडी सर्कुलेट करेगी या रोटेट करेगी अराउंड द फिक्स्ड एक्सिस, तो हमें कह सकते हैं कि उसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो उसका आंसर, नेट आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। सो दिस पार्ट विल टर्न डाउन टू बी इक्वल टू 0। सो आई कैन से नाउ कि हमारे पास ओनली इफ दिस पार्ट विल टर्न डाउन टू 0, I can write now L is equal to LZ only. So जो आपका टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा वो ओनली उसके Z कंपोनेंट के बराबर हो जाएगा। कब? फॉर ए सिमेट्रिक बॉडी, फॉर ए सिमेट्रिक रिजिड बॉडी। जब रिजिड बॉडी सिमेट्रिक होगी तो ऐसा हो जाएगा, राइट। सो आगे हम देखते हैं कि जो हमारे पास जेड कंपोनेंट है, तो जेड कंपोनेंट के बारे में जैसे हमने पढ़ा कि हमारे पास एल जेड क्या होगा। अब आगे एल जेड इज इक्वल टू, ये आता है सभी कंपोनेंट का जोड़, दिस इज एल आई जेड, और इसको हम आगे लिख सकते हैं जैसे हमने पहले पढ़ा है, ये आ जाएगा आई इज इक्वल टू 1 टू एनी नंबर एन, दिस इज एम आई आर आई का स्क्वायर, और ये आ जाएगा ओमेगा इंटू के कैप हो जाएगा। सो ये हो जाएगा, इसमें सारे ही पार्टिकल, पहले पार्टिकल ये m1r1 हो जाएगा, दूसरे पार्टिकल ये m2r2 हो जाएगा ना। दिस पार्ट इज इक्वल टू आई, सो आई कैन राइट नाउ कि जो एल जेड हो जाएगा, टोटल एंगुलर मोमेंट जेड कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आई ओमेगा इंटू के कैप, दिस पॉइंट्स अलोंग जेड एक्सिस, राइट। सो नाउ वी विल मूव अहेड। अब हम आगे चलते हैं, आगे हम करेंगे कि अब हम ऐसा करते हैं कि अब इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं। सो नाउ वी विल टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस इक्वेशन, वी विल मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर, हमारे पास हो जाएगा 1 2 3 4। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 4 and this is equation number 5। अब हम चलते हैं आगे। by differentiating equation number 5 we have by equation number 5 we have, यदि हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा d अपॉन डी टी ऑफ एल जेड इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी ऑफ आई ओमेगा के कैप। आप यहाँ देख सकते हैं इस इक्वेशन में, यू कैन सी इन दिस इक्वेशन, राइट। हम जानते हैं, बट हम ये भी जानते हैं, वी नो दैट जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, वी नो दैट हमें जानते हैं कि जो डी एल अपॉन डी टी होता है इट इज़ इक्वल टू टॉर्क, ओके। अब हम ऐसा करते हैं, आगे इसका ऑपरेशन इस तरीके से करते हैं कि हमें जानते हैं कि जो एल का वैल्यू है ना, इसको हम इक्वेशन नंबर 5, ये इक्वेशन नंबर हो गया हमारे पास 6 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 7। सो बट वी नो दैट हमने क्या किया है, एज द एक्सिस रिमेन फिक्स्ड, एज द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज फिक्स्ड, सो टॉर्क का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा उसको हम 0 कंसीडर करेंगे। जो टॉर्क का परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो 0 होगा। विल कंसीडर ओनली टाउ इज इक्वल टू टाउ के कैप ओनली। जो टॉर्क हम सिर्फ वही कंपोनेंट कंसीडर करेंगे विच इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, विच इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तभी आपका खूंटा फिक्स रहेगा, नहीं तो आपका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो शिफ्ट हो जाता है। तो हमें कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 7 हम इस फार्मूला को शिफ्ट करके ऐसे ले सकते हैं कि डी एल अपॉन डी टी जो क्या होना चाहिए, वो टॉर्क जो है
वो ओनली के डायरेक्शन में होना चाहिए यदि एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स होगा, राइट। सो अब हम करते हैं इसको, वी नो दैट हमने क्या किया पिछले एक्सप्रेशन में, हमने क्या किया उस एक्सप्रेशन में हमने किया कि जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो होता है जेड कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम और परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, राइट। तो ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम है इसको आप उठाइए, इक्वेशन नंबर 8 इसको रख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 7 एंड 8, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7 एंड इक्वेशन नंबर 8 ये पुट कर दीजिए। आपके पास आ जाएगा d/dt ऑफ एल की जगह लिख दीजिए एल जेड प्लस परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू जो टॉर्क है उसका सिर्फ आपने जेड कंपोनेंट लेना है, नहीं तो आपकी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो फिक्स नहीं रहेगी। ज़रा कंपेयर करें हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 9 बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 6 एंड 9। इक्वेशन नंबर 6 एंड 9 तो आप देखिए ज़रा इसमें इसको खोल दीजिए आप, d/dt और इसमें हम ये देखें कंपेयर करने के बाद हम ये देख रहे हैं कि इसमें जो d/dt ऑफ l जो एंगुलर मोमेंटम का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो 0 आना चाहिए और जो टॉर्क है वो i ओमेगा के बराबर होना चाहिए। कंपैरिजन आपको ये बताता है। और इफ़ I इज़ कांस्टेंट, यदि इसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कांस्टेंट होता है तो आपके पास जो आप इसका डेरिवेटिव ले लीजिए, देन I टाइम d/dt ऑफ ओमेगा क्या होना चाहिए, टॉर्क दैट इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज I टाइम अल्फा होना चाहिए। सो हियर टॉर्क इज इक्वल टू I टाइम अल्फा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस डिस्कशन। अब जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हम इसको इसमें से डिस्कस करना चाहते हैं जस्ट वो ज़रा आप ये देखिए कि हमारे पास क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि हमने ये देखा कि जब एक बॉडी एक सर्कल में रोटेट करती है, यहाँ समझते हैं बड़े ध्यान से, ये देखिए जो डिस्कशन का इसका जो इम्पॉर्टेंट पहलू मुझे लगता है वो उसको हम डिस्कस करते हैं कि जब एक बॉडी सर्कल में रोटेट करती है, मैंने बॉडी रोटेट इन ए सर्कल, तो उसमें जो मोमेंटम होता है ना, उसमें जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम एंड वेलोसिटी है सेम डायरेक्शन। मैंने बॉडी रिजिड बॉडी रिवॉल्व इन ए सर्कल, देन वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है, वेलोसिटी एंड मोमेंटम बोथ पॉइंट्स इन द सेम डायरेक्शन, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। बट इसका जो रोटेशनल एनालॉग है, जैसे वेलोसिटी को हम एंगुलर वेलोसिटी से लिखते हैं, मोमेंटम को हम एंगुलर मोमेंटम के साथ लिखते हैं, इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों पैरेलल होने चाहिए। देखिए इसमें जो एंगुलर मोमेंटम होता है ना, तो एंगुलर मोमेंटम और वेलोसिटी ज़रूरी नहीं है कि वो एक्सिस ऑफ रोटेशन की ओर पैरेलल होने चाहिए। देखिए इस डायरेक्शन में देखिए जो आपकी एंगुलर वेलोसिटी है इट पॉइंट्स अलोंग जेड एक्सिस, बट इसका जो एल जेड कंपोनेंट है, देखिए एल वेक्टर हमने किया कि ये होता है एल जेड कंपोनेंट प्लस एल परपेंडिकुलर कंपोनेंट। सो जो आपके पास टोटल एंगुलर मोमेंटम है दिस इज द सम ऑफ दीज टू, राइट। सो यदि बॉडी सिमेट्रिक है तो उस केस में क्या होगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट 0 हो जाएगा। इस केस में जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है और जो एंगुलर वेलोसिटी है वो दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। बट इफ़ फॉर असिमेट्रिक बॉडी, इफ़ मैं ऐसे ये कहूँ कि यदि परपेंडिकुलर कंपोनेंट है जो इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, देन मैं लिखूँगा एल वेक्टर एंड ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी विल नॉट point in the same direction that is along axis of rotation, right. So this is all about this video. Thank you very much.